ये वीडियो 12th स्टूडेंट के लिए फिजिक्स का वीडियो है। फिजिक्स में पहला चैप्टर वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर का नाम है। तो फिजिक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहले हम देखें कि वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो जब कोई आवेश हो हमारा किसी स्थान पर अगर रखा होता है तो वो आवेश अपने चारों ओर एक वैद्युत बल आरोपित करता है। तो वह क्षेत्र जहां तक उस वैद्युत बल का हम अनुभव करते हैं उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। तो जब भी कोई आवेश रखा होता है तो वैद्युत बल रेखाएं चारों ओर हमारी लगती हैं, उसी के कारण उस पे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो वैद्युत क्षेत्र का अर्थ है कि वह क्षेत्र, जैसे मान लो कि Q आवेश हमने यहां रखा, तो इस Q आवेश के चारों ओर एक वैद्युत बल कार्य करने लगता है। तो उस पूरे क्षेत्र को जहां तक हम उस बल का अनुभव कर सकते हैं उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और ये वैद्युत क्षेत्र, ये जो वैद्युत बल लगता है, इसके संबंध में कूलाम ने बताया। कूलाम ने क्या बताया कि अगर कोई दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लो कि एक आवेश हमारा ये Q है और एक आवेश हमारा Q0 है। इन दोनों के बीच की दूरी r है। तो कूलाम ने बताया कि इन दोनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल Fe इज इक्वल टू होगा, इज प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों आवेशों के गुणनफल के, यानी Q इंटू Q0। अगर इसको हम फर्स्ट इक्वेशन डाल दें और सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल है इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी 1/r²। इसको अगर हम सेकेंड इक्वेशन डाल दें, इन दोनों को अगर हम कंबाइंड कर दें तो Fe प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q इंटू Q0 बटे r²। अगर इस प्रोपोर्शनल का चिन्ह हम हटाते हैं तो Fe इज इक्वल टू K टाइम्स Q Q0 अपान r²। यहां पर K एक समानुपाती नियतांक है और इस K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन K, स्मॉल k है, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ MKS। यहां पर एप्सिलॉन की निर्वात की वैद्युतशीलता है। ये निर्वात की वैद्युतशीलता, तो K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन K और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ 9 MKS।
साइलेंस नॉट की वैल्यू है 8.860 इंटू 10⁻⁻12 MKS। MKS का मतलब है मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में, और के यहाँ पर ये माध्यम का परावैद्युतांक है। वायु के लिए माध्यम के परावैद्युतांक का मान होता है 1 वायु के लिए। तो इस प्रकार से कूलाम का बल Fe इक्वल टू हो जाता है R² न्यूटन। इतने न्यूटन का बल हमारा जो है होता है कूलाम न्यूटन का। तो ये Fe इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R² न्यूटन। इतने न्यूटन का बल ये हमारा कूलाम का बल है। तो कूलाम का बल एक बार फिर समझ लीजिए। अगर कोई दो बिंदु आवेश Q और Q नॉट हो, जिनके बीच की दूरी R हो, तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल Fe, E का मतलब सफिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फोर्स हो, Fe इज प्रोपोर्शनल Q एंड Q नॉट, यानी दोनों के आवेश के गुणनफल के समानुपाती, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अगर इन दोनों को हम मिला दें तो Fe इज प्रोपोर्शनल Q नॉट अपॉन R²। Fe इज इक्वल टू K Q नॉट अपॉन R²। K की वैल्यू यहाँ पर 1/4πε0 K होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ MKS। जहाँ पर साइलेंस नॉट जो है वो निर्वात की वैद्युतशीलता है, और इसका मान होता है 8.86 × 10⁻⁻12 MKS। यहाँ पर K जो है माध्यम का परावैद्युतांक है, यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो वायु के लिए K का मान 1 होता है। तो इस प्रकार से वैद्युत बल यानी कूलाम का बल Fe इक्वल टू 1/4πε0 K Q नॉट अपॉन R² न्यूटन हो जाता है। अब ये बल हमारा आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण कब हमारे बदल जाएंगे? अगर दोनों आवेश हमारे समान प्रकृति में हैं, यानी अगर दोनों आवेशों की प्रकृति हमारी समान है, यानी अगर एक धन है तो दूसरा भी धन है, एक ऋण है तो दूसरा भी ऋण है, तो इनके बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण का हो जाता है। और अगर इनमें से एक विपरीत प्रकृति का है, यानी एक धन आवेश है तो दूसरा ऋण आवेश है, तो इनके बीच लगने वाले बल की प्रकृति आकर्षण की हो जाती है। तो इस प्रकार से कूलाम का बल वैद्युत बल जो है आकर्षण भी है और प्रतिकर्षण भी है। ये निर्भर करता है आवेशों की प्रकृति पर। अगर प्रकृति इनकी समान है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और अगर प्रकृति इनकी विपरीत है तो आकर्षण बल लगता है। ये कूलाम का बल बिल्कुल न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर ही है। उसी के अनुसार न्यूटन ने क्या बताया था गुरुत्वाकर्षण बल में, कि अगर कोई दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 और m2 रखे हों, जिनके बीच की दूरी r, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण ने नियम ये बताया था कि Fg जो कार्य करता है इज प्रोपोर्शनल होता है m1 × m2 के, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो दोनों के गुणनफल के, दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के गुणनफल, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर इसको हम दोनों को मिला देते हैं तो Fg इक्वल टू प्रोपोर्शनल हो जाता है m1 m2 अपॉन R², और इसलिए Fg इक्वल टू G टाइम्स m1 m2 अपॉन
आर स्क्वायर। इतने न्यूटन का बल गुरुत्वाकर्षण लगने लगता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम का बल बिल्कुल सेम है। डिफरेंस इतना है कि कूलाम का बल लगता है आवेशों के बीच में और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का बल जो लगता है वो हमारा दो द्रव्यमानों के बीच में लगता है। यहाँ पर G का मान गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 MKS की। तो इस प्रकार से कूलाम, तो ये वैल्यू हमारी जो है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम का वैद्युत बल दोनों ही हमारे एक दूसरे के समान कार्य करते हैं। तो ये हमारी वैद्युत बल हुआ। अब वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो हमारी क्या होगी? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से डिनोट करते हैं। E इक्वल टू F/Q0, यानी बल और आवेश के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये हम फार्मूले से ही परिभाषित कर रहे हैं। F का मतलब बल, Q0 का मतलब है आवेश। तो बल और आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसका मात्रक हो जाएगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक, तो न्यूटन बटे कूलाम, ये हमारा इसका मात्रक कहलाता है। अब यहाँ पर E के ऊपर हमने एरो लगाया है, इसका मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। जैसे वैद्युत विभव होता है, वैद्युत विभव एक अदिश राशि होती है। वैद्युत विभव V बराबर होता है W/Q0। दोनों का सूत्र हमारा थोड़ा सा डिफरेंस है। E बराबर है F/Q0 जबकि V बराबर है W/Q0। इसका जो मात्रक है जूल प्रति कूलम, इसको हम बोलते हैं वोल्टो। ये हमारा विभव है और ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी सदिश राशि है जबकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। राशियां भी हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक सदिश राशि और एक अदिश राशि। सदिश राशि वे राशियां होती हैं जिनको प्रकट करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे दूरी, चाल, ये हमारी अदिश राशियां हैं। विस्थापन, वेग, ये हमारी सदिश राशियां हैं। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम बता रहे थे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल और आवेश के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या इसी से हम एक तरीके और परिभाषित कर सकते हैं कि इफ Q0 is equal to 1 then E is equal to F, यानी एकांक आवेश के कारण उत्पन्न बल या लगने वाले बल को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। Q0 इक्वल टू 1 हमने किया तो F किसके बराबर हो जाएगा? E के, यानी एकांक आवेश के कारण लगने वाला जो वैद्युत बल होता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। मात्रक यहाँ भी न्यूटन प्रति कूलम होता है, न्यूटन प्रति कूलम। अब इससे अगर हम F की वैल्यू निकालें तो फोर्स जो F इक्वल टू है वो E
टाइम्स इनटू क्यू नॉट, ये हमारा एफ वैद्युत बल लग जाता है। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगा दें और क्यू नॉट लगा दें तो हमारा वैद्युत बल निकल आएगा और ये वैद्युत बल न्यूटन हो जाएगा। तो इसकी पहली टॉपिक है एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, intensity of electric field due to a point charge, due to a point charge। एक बिंदु आवेश के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र जो है लगेगा। सीधे बैठो। तो एक बिंदु आवेश के कारण हमारा कितना वैद्युत क्षेत्र लगता है। मान लो कि ये एक आवेश है और एक बिंदु आवेश हो यहां से यहां तक क्यू नॉट है और इनके बीच की दूरी आर है। तो इनके बीच लगने वाला कूलाम का वैद्युत बल कितना होगा। F इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। किंतु हम जानते हैं बट E इक्वल टू क्या होता है। E इक्वल टू होता है F अपान क्यू नॉट, F अपान क्यू नॉट। F की वैल्यू क्या है, ये F की वैल्यू हमने यहां पर रख दी। तो F की वैल्यू जब हम यहां पर लगा देंगे तो यह जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर, और ये क्यू नॉट इंटू क्यू नॉट, ये क्यू नॉट कैंसिल हो गया, इसलिए E इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो इतना हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है जब कोई एक बिंदु आवेश हमारा होता है। तो बिंदु आवेश के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर। ये टॉपिक छोटे नंबर में बहुत पूछी जाती है कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो हम कैसे करेंगे, एक बार पुनः हम रिपीट कर रहे हैं। मान लिया कि दो हमारे बिंदु आवेश हैं, एक Q और एक क्यू नॉट, इनके बीच की दूरी r है। तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल F इक्वल टू कूलाम के नियमानुसार कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। हम जानते हैं कि E बराबर होता है F अपान क्यू नॉट, ये सूत्र। तो F की वैल्यू ये वाली हमने पुट कर दी यहाँ पर, तो क्यू नॉट कैंसिल हो गया, क्या बचा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव जब दो समान किंतु प्रकृति में विपरीत, जब दो समान किंतु प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे से एक निश्चित दूरी
2l पर रखे होते हैं। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इस पे दो ध्रुव हमारे जाते हैं, एक धनात्मक बन जाता है और एक ऋणात्मक, यानी एक नॉर्थ और एक साउथ। इसलिए इसका हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मान लो यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है। ये दोनों आवेश परिमाण में समान है किंतु प्रकृति में विपरीत है। इनके बीच की दूरी एक निश्चित दूरी हमारी 2l है। ये तो इस प्रकार का जो समायोजन है, यानी इस प्रकार का जो सिस्टम है, उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो समझ में आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, समझ में आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल है कि अगर दो बिंदु आवेश परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत एक दूसरे से एक निश्चित लंबाई 2l पर रखे जाते हैं, तो इस प्रकार के समायोजन को हम वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब जब इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इस पे आघूर्ण भी लगेगा। तो इलेक्ट्रिक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है, इसको हम P से लिखते हैं। P बराबर होता है 2l3। 2l क्या है, इनके बीच की दूरी। Q क्या है, इसका आवेश। तो वैद्युत आघूर्ण यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो क्या होगा, P बराबर 2l3। Q का मतलब कूलाम इंटू L का मतलब मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर, ये इसका जो है मात्रक हो गया। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझ में आ गया, वैद्युत द्विध्रुव समझ में आ गया। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, जब दो समान किंतु विपरीत प्रकृति वाले आवेश एक दूसरे से 2l की लंबाई पर रखे होते हैं, तो इस प्रकार के समायोजन को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और उनके आवेश तथा उनके बीच की लंबाई के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे हम P से डिनोट करते हैं। इसकी मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर। अब अगर ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसी वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तो क्या होता है, तो कितना इस पे लगेगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका टाउ टार्क कितना लगेगा, आघूर्ण क्या होगा। तो ये एक बहुत अच्छी टॉपिक है। तो ये टॉपिक देखिए, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर आघूर्ण कितना होता है। मान लो कि ये हमारी वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, ई की दिशा है। एक हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इस पे ऐसे रखा, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है AB, और ये क्षैतिज के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाते हुए हमने रखा। इस द्विध्रुव की लंबाई 2l है, ये लंबाई इसकी 2l है। और यहाँ पर प्लस Q आवेश है और यहाँ पर माइनस Q आवेश है। ये वैद्युत द्विध्रुव का है, ठीक। यहां से अगर हम परपेंडिकुलर डालें, ये सी बिंदु पर गिरेगा लंब, तो ये भुजा हमारी BC बराबर, तो भुजा BC बराबर कितने में देगी, 2l sin थीटा, 2l
साइन थीटा। ये 2l साइन थीटा कैसे होगी? समकोण त्रिभुज ACB में हमें लंब निकालना है, कर्ण दिया है 2l, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण से हमने इस भुजा को ज्ञात कर लिया, यानी BC भुजा हमारी हो गई 2l साइन थीटा। अब आघूर्ण बराबर होता है, आघूर्ण बराबर टाउ, इसको हम टाउ से लिखते हैं। टाउ बराबर होता है बल इंटू बल से लंबवत दूरी, बल इंटू लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। तो बल हमारा, चूंकि Q आवेश E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इसलिए लगने वाला बल कितना होगा? Q इंटू E, ये तो हमारा बल हो गया। लंबवत दूरी हमारी ये हो गई BC इंटू BC, यानी ये हो गया Q इंटू E और इंटू 2l साइन थीटा। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 2lq इंटू E और साइन थीटा। ये वैल्यू हमारी कितनी होती है? P के बराबर। अभी हमने सूत्र लिखा था, इसको हम लिख सकते हैं P इंटू E और साइन थीटा इक्वल टू टाउ। तो ये हमारा किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को अगर हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं थीटा डिग्री पर, तो लगने वाला जो टाउ है, टाउ बराबर किसके होगा? PE साइन थीटा के। समझ में आ गया? टाउ बराबर PE साइन थीटा। अब ये टाउ हमारा मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितने पर होती है? 90 डिग्री पर। साइन 90 का मान होता है 1 और साइन 0 का मान होता है 0। तो मिनिमम हमारा 0 पर और मैक्सिमम 90 पर। तो यदि इफ थीटा इक्वल टू 0, तो टाउ हमारा मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम ये बराबर 0 हो जाएगा। और अगर थीटा का मान 90 डिग्री है, यानी इसको हमने सीधा सीधा परपेंडिकुलर रख दिया है, तो टाउ हमारा मैक्सिमम होगा। टाउ मैक्सिमम बराबर कितना मैक्सिमम हो जाएगा? P इंटू E के बराबर, क्योंकि साइन 90 का मान 1 के बराबर होता है। साइन 90 इज इक्वल टू 1 और साइन 0 इज इक्वल टू 0। क्योंकि साइन 90 का मान 1 है और साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इसलिए 90 पर हमारा टाउ का मान जो है वो मैक्सिमम होगा और थीटा इज इक्वल टू 0 पर टाउ का मान मिनिमम कहलाता है। तो इस प्रकार से जब भी कोई द्विध्रुव अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर कितना हमारा आघूर्ण कार्य कर रहा है, टाउ कितना, टॉर्क कितना लग रहा है, बल आघूर्ण कितना लग रहा है, तो उस बल आघूर्ण को हम निकाल लेते हैं। कितना आता है? टाउ बराबर PE साइन थीटा। समझ में आ गया? फिर से दोबारा देख लो। मान लीजिए वैद्युत बल रेखाएं हैं, इस वैद्युत बल रेखाओं में AB एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, जिसके A बिंदु पर +Q और B बिंदु पर -Q आवेश है और जिसके बीच की दूरी 2l है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसको थीटा डिग्री पर रखा गया। तो ये एक समकोण त्रिभुज हमारा बन रहा है ACB। B से हम BC भुजा लंब डालते हैं, तो लंब की लंबाई, भुजा BC की लंबाई हमारी 2l साइन थीटा हो जाती है। आघूर्ण, जो बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण, ये हमारा टाउ बराबर होता है बल इंटू लंबवत दूरी। और ये लंबवत दूरी क्या होती है? जहां पर बल लग रहा होता है, तो बल इंटू बल से लंबवत दूरी, तो QE इंटू BC। BC की वैल्यू हमने ये लगा दी, तो आ गया 2lq साइन थीटा। ये 2lq ये हमारा P के बराबर होता है, तो टाउ बराबर हो गया PE साइन थीटा। PE साइन थीटा ये हमारा थीटा पर डिपेंड कर रहा है,
अगर थीटा का मान 0 होगा तो टाउ का मान भी 0 होगा, और अगर थीटा का मान हमारा 90 होगा तो टाउ का मान P इंटू E के बराबर होता है। अब इसी तरीके से अगर हम द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर घुमा देते हैं तो घुमाने पर कितना कार्य किया जाता है उसका भी व्यंजक प्राप्त किया जाता है, और ये भी व्यंजक हमारा काफी महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से इस व्यंजक को भी काफी पूछा जाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने पर किया गया कार्य, कितना कार्य जो है किया जाएगा जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को हम वैद्युत क्षेत्र में घुमाते हैं। मान लो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वैद्युत बल रेखाएं हमारी लग रही हैं, ये दिशा इनकी की दिशा है। एक वैद्युत द्विध्रुव को हम घुमा रहे हैं, इधर घुमा रहे हैं ऐसे, ये वैद्युत द्विध्रुव है। यहाँ पे ए बिंदु और ये है बी बिंदु, ये इसका मिडिल पॉइंट है। यहां से हम वैद्युत बल घुमा रहे हैं इस मिडिल पॉइंट से। ऊपर की लंबाई, चूंकि टोटल लंबाई हमारी 2l होती है, इसलिए ऊपर की लंबाई l और नीचे की भी लंबाई l हमारी यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी, और ये एंगल हमारा थीटा बनता है, क्योंकि यहाँ से हम रोटेट कर रहे हैं उसे। तो जब हम यहाँ पर प्लस q आवेश है और यहाँ पर माइनस q आवेश है, जब हमने इसको घुमाया, चाहे ऐसे घुमाएं या ऐसे घुमाएं, तो मान लो ऐसे हम घुमा रहे हैं तो ये घूम करके बिंदु ऐसे आ जाए, ऐसे, और ये बिंदु घूम करके ऐसे पहुंच जाएगा, तो ये बी बिंदु बन जाएगा बी डैश पे, और ये सी ए जो है पहुंच जाएगा ए डैश पे। घुमाने पर कोई लंबाई में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यही घूम करके हमारा ऐसे आ गया, तो इसकी लंबाई भी एल के बराबर हो जाएगी, इसकी लंबाई भी एल के बराबर हो जाएगी। अगर यहां से हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो परपेंडिकुलर सीधा हमारा ये गिरता है, ये मान लो सी बिंदु पर हमारा गिर रहा है, और ऐसे अगर ए से हम डालते हैं तो परपेंडिकुलर यहाँ पर गिर रहा है, ये मान लो डी बिंदु पर गिर रहा है। ठीक, तो चूंकि किया गया कार्य जो होता है वो होता है बल इंटू विस्थापन, किया गया कार्य बल इंटू विस्थापन होता है। तो यहां पर हम देखिए कि जब घुमाते हैं तो विस्थापन कितना उत्पन्न होता है। देखो, जब हम इसको घुमाते हैं तो बी बिंदु हमारा कहां पर आता है, बी डैश पर, और अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो कहां पर निकलता है, सी पर। तो विस्थापन हमारा कितना हुआ, बी डैश सी के बराबर, इतना हमारा विस्थापन हुआ, और इतना ही विस्थापन हमारा ए डैश डी के बराबर हो रहा है। तो दोनों ओर हमारे विस्थापन हो रहे हैं। तो अगर हम ये विस्थापन निकाल लें और फिर इस विस्थापन का हम बल के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त हो जाता है। अब हम विस्थापन कैसे निकालेंगे, ओ बी डैश तो हमारी एल है। देखिए, विस्थापन हम निकाल रहे हैं,
विस्थापन बी डैश सी इज इक्वल टू, ये क्या है, ओ बी डैश में ओ बी डैश माइनस ओ सी। अगर हम ओ बी डैश में से ओ सी को घटा देते ये बीच में निकल आएगा बी सी डैश। तो ओ बी डैश हमारा यानी यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी, एल के बराबर, तो ये आ जाएगी एल माइनस ओ सी जो है इसको हम निकालेंगे इस राइट ट्रायंगल से। राइट ट्रायंगल से जैसे मैं वहां पर निकाला था 2l sin थीटा ये था, यहां पर ये l केवल भुजा है कर्ण, और ये भुजा निकालना मैंने आधार, तो आधार बटे कर्ण बराबर क्या होता है cos थीटा। तो आधार बटे कर्ण से हम इसको निकालेंगे, ये क्या आ जाएगा l cos थीटा, l cos थीटा। अगर हम l यहां पर कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा, ये बराबर हो जाएगा बी डैश सी। इतना ही विस्थापन, चूंकि फिगर हमारा सिमेट्रिक है, जैसा इधर बनेगा वैसा ही इधर बनेगा, तो इधर का भी विस्थापन इतना ही विस्थापन कहां पर होगा, ए डैश डी, ये भी हो जाएगा एल और 1 माइनस cos थीटा। इसलिए कुल विस्थापन कितना हुआ, इसलिए कुल विस्थापन हो जाएगा ए डैश डी और प्लस बी डैश सी, यानी ये हो जाएगा एल 1 माइनस cos थीटा प्लस एल और 1 माइनस cos थीटा, ये टोटल विस्थापन हो गया। ये जुड़ जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 2l और 1 माइनस cos थीटा के बराबर। तो ये हमारा विस्थापन निकल आया। अब हम विस्थापन जब हमें मालूम हो गया तो हम कार्य निकाल सकते हैं, इसलिए कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, तो बल हमारा कितना लगेगा, क्योंकि Q आवेश E वैद्युत क्षेत्र में रखा है, इसलिए कार्य W बराबर बल हो जाएगा Q इंटू E के बराबर। विस्थापन हमारा हुआ 2l 1 माइनस cos थीटा के बराबर, 2l क्यू इंटू E और 1 माइनस cos थीटा। 2l क्यू को हम P लिख सकते हैं, इसलिए P इंटू E और 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू W। तो इतने जूल का कार्य हमारा होगा वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने पर। अब ये वैद्युत द्विध्रुव में जब हम घुमाते हैं तो इतना कार्य हमें मिलता है। अब ये कार्य भी, चूंकि यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू आई है, थीटा मान आया है, तो थीटा पर डिपेंड करेगा कार्य। अगर थीटा का मान मैक्सिमम और मिनिमम भी हो सकता है, तो थीटा इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो cos 0 का मान क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 यानी 0। इसका मतलब W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यदि इफ थीटा इज इक्वल टू 90, तो cos 90 का मान क्या होता है 0, तो W का मान हो जाएगा PE के बराबर। अगर थीटा का मान 180 हो जाए, थीटा 180, तो W बराबर हो जाएगा cos 180 का मान कितना होता है -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2P इंटू E के बराबर। इतने जूल का कार्य हमारा जो है हो जाता है। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है थीटा पर। तो मैक्सिमम कार्य कहां पर हुआ 90 पर, 180 डिग्री पर। मैक्सिमम जो है 180 पर। 180 का मतलब है कि अगर हम जैसा ये रखा हुआ है द्विध्रुव, ठीक इसको घुमाते घुमाते उल्टा कर दें, तभी तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा।
जब हम घुमा देंगे पूरा का पूरा, तो जब हम पूरा का पूरा इसको रोटेट कर देंगे तो विस्थापन सबसे ज्यादा हो जाता है, यानी एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है वो सबसे ज्यादा हो जाएगा, थीटा 180 हो जाएगा, और 180 पर हमारा डब्ल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू टीई के बराबर। जब हम 90 डिग्री पर घुमाएंगे तो डब्ल्यू का मान होगा P इंटू ई के बराबर। और अगर हमने इसको घुमाया ही नहीं है, यानी ये थीटा का मान 0 है, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र रखा है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है, उसी क्षेत्र में हमारा वैद्युत द्विध्रुवी रखा है, इसका मतलब उनके बीच बनने वाला कोण जो है 0 डिग्री का है। तो जब 0 डिग्री का है तो ऐसी अवस्था में कोई कार्य नहीं किया जाएगा, यानी ऐसी अवस्था में W का मान 0 हो जाएगा। तो मिनिमम हमारा 0 हुआ और मैक्सिमम 2PE के बराबर हो गया। ठीक, एक बार फिर समझ लो इसको। किसी भी वैद्युत द्विध्रुव में, वैद्युत क्षेत्र में जब हम वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो कितना कार्य किया जाता है, ये हमें ज्ञात करना है। व्यंजक देखो, ये हमने फिगर बनाया, वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये वैद्युत द्विध्रुव रखा है, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, ए भी वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है, यानी L ऊपर है और L ये नीचे। जब इसको घुमाते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं, तो बी बिंदु हमारा बी डैश पे, ए बिंदु ए डैश पे, अगर हम लंब डालते हैं तो बी हमारा सी पे गिरता है और ए हमारा डी पर गिरता है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा इतना इधर होता है बी डैश सी और इतना ही होता है ए डैश डी। अगर हम ये विस्थापन निकाल लें ज्यामिति से तो हम कार्य निकाल सकते हैं। इस विस्थापन को निकालने के लिए हम ज्यामिति लगाते हैं, तो विस्थापन बी डैश सी बराबर ओ बी डैश माइनस ओ सी, यानी ओ बी डैश में से हमने ओ सी घटा दिया तो बीच का विस्थापन निकल आया। ओ बी डैश कितना है, एल के बराबर, और ओ सी डैश, ओ सी कितना है, एल cos थीटा, एल कॉमन ले लिया तो 1 माइनस cos थीटा। अब जितना विस्थापन इधर निकला है उतना ही विस्थापन इधर भी होगा, तो दोनों विस्थापन, कुल विस्थापन हमारा ए डैश डी प्लस बी डैश सी हो जाएगा, यानी L1 माइनस cos थीटा प्लस L1 माइनस cos थीटा, दोनों मिला करके हो जाएंगे 2L1 माइनस cos थीटा। जब कोई आवेश Q वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में रखा होता है तो बल हमारा जो लगता है Q इंटू ई के बराबर लगता है। कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, तो बल इंटू विस्थापन, ये बल हो गया, ये विस्थापन हो गया। 2L बराबर होता है P के, इसलिए W बराबर हो गया PE1 माइनस cos थीटा जूल। इतने जूल का कार्य हमारा निकल आया। अब ये कार्य हमारा थीटा पर डिपेंड है, इसलिए थीटा का मान अगर 0 हो तो W का मान भी 0, अगर थीटा का मान 90 तो W का मान P इंटू ई जूल हो जाएगा, और अगर थीटा का मान 180 डिग्री है तो W का मान 2PE जूल हो जाता है। क्योंकि कार्य की परिभाषा में ये परिभाषित किया जाता है कि अगर किसी वस्तु पर कोई बल लग रहा है और वो वस्तु विस्थापित हो रही है किस डायरेक्शन में, बल की दिशा में, तभी हमारा कार्य होता है, अन्यथा कार्य नहीं होता है। तो ये इस प्रकार से ये भी टॉपिक हमारी काफी महत्वपूर्ण है, काफी हद तक जो है ये पूछी जाती है।